तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं ये देखते हुए कि लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज की होती है या किसी कन्फिग्रेशन ऑफ चार्जेस की होती है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की होती है। तो इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि अगर हम एक पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स वो किसी के इन्फ्लुएंस में होगा तभी उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफ़ाइन होगी। तो इन्फिनिटी जो रेफरेंस पॉइंट हम मानते हैं वहाँ से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया गया दैट इज़ इक्वल्स टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे थे और पोटेंशियल एनर्जी में क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो बॉटम लाइन क्या याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी ऑफ अ चार्ज क्यू इज गिवन बाय पोटेंशियल एट पॉइंट पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू। ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव या ज़ीरो वैल्यू हो सकती है। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है, एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है। जनरली इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी एक्सप्रेस किया जाता है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और ये रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है। तो जैसे हमने अपनी डेफिनेशन में रेफरेंस पॉइंट कैसे माना है इन्फिनिटी को, तो इस पर डिपेंड करती है। कोई हो सकता है इन्फिनिटी को ना मानते हुए कहीं यहाँ पे मान लेता, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पर डिपेंडेंट होती है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस की, अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उस सिस्टम की, k q1 q2 अपॉन x, वेयर x इज द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू चार्जेस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ गया था हमारे सामने कि स्क्वायर के वर्टाइसिस पे चार्जेस रखे हुए हैं और हमें बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हमें इस चार्ज को x बोल दिया तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ x क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज मल्टीप्लाइड बाय टोटल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द अदर चार्जेस, यानी v1 प्लस v2 प्लस v3। तो बस ऐसे आ गया। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पूरे सिस्टम की। तब क्या करेंगे, तब पहले मानेंगे कि ये आया तब किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। फिर ये आया, तो जब ये आया तो किसके इन्फ्लुएंस में था, इसके इन्फ्लुएंस में, तो केवल इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। फिर ये आया तो ये किसके, तीसरा वाला किसके इन्फ्लुएंस में था, 1 और 2 के इन्फ्लुएंस में, तो 2 पोटेंशियल एनर्जीज आ गई। फिर फोर्थ आया तो वो किसके इन्फ्लुएंस में आया, 1 2 एंड 3 के इन्फ्लुएंस में, तो 3 पोटेंशियल एनर्जीज आ गई। तो ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। फिर एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि द पॉइंट चार्ज इज रिलीज फ्रॉम पोजीशन शोन, यहाँ से पॉइंट चार्ज को रिलीज़ किया गया, दिस इज़ -q। और ये किसके इन्फ्लुएंस में है, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के इन्फ्लुएंस में है जिस पे चार्ज कैपिटल Q है। और ये जो पॉइंट चार्ज था उस रिंग की एक्सिस से सेंटर से √3r दूरी पर था। तो क्लियरली क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जैसे ही इसको छोड़ेंगे, है ना, दिस इज़ फिक्स्ड रिंग, जैसे ही मूवेबल जो मूव कर सकता है उसको छोड़ेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ चलना शुरू होगा। तो पूछा गया है कि जब वो सेंटर पे पहुंचेगा तब उसकी स्पीड क्या होगी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लिखी और फाइनली उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लिखी, दोनों को बराबर कर दिया तो आंसर आ गया। फिर एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि एक फिक्स्ड पॉइंट चार्ज है और एक मूवेबल पॉइंट चार्ज है जो उससे बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है, इन्फिनिटी पर है, और वहाँ से उसे u स्पीड दी गई। तो क्लियरली अब यहाँ पर दोनों का चार्ज बराबर है, दोनों पॉजिटिव है, तो थोड़ी दूर तक आएगा, नेगेटिव भी हो सकते हैं बट बॉटम लाइन इज रिपल करेंगे, तो थोड़ी दूर तक आएगा और एक मिनिमम डिस्टेंस तक पहुँचेगा, उसके बाद फिर वापस चला जाएगा। तो फाइंड दैट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो क्लियरली जब ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पर पहुँच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी x के टर्म्स में लिख ली, और शुरुआत में क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है और काइनेटिक एनर्जी ½ mU² है। तो बस यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, और फिर x निकाल लिया यहाँ से। अच्छा, एक एक्सटेंड किया इस क्वेश्चन को फिर हमने कि अगर ये मूवेबल होता, इट इज़ नॉट फिक्स्ड बट मूवेबल,
तो बताना है हमें कि व्हाट विल बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, दोनों का मास m है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंसेस को ऐसे शूट किया गया u स्पीड से, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, हाफ mu², है ना। ये तो चल ही नहीं रहा है शुरुआत में, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ज़ीरो, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इनके बीच में इनफाइनाइट है। अच्छा, जब मिनिमम सेपरेशन पे पहुंच गए तो दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, तो दोनों सेम स्पीड v से चल रहे हैं, वही हमें निकालना है, उन्हें v नहीं सॉरी x निकालना है। लेट से उनके बीच का सेपरेशन है x, तो क्योंकि यहाँ पर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है हमेशा, नेट फोर्स सिस्टम पे ज़ीरो है, ठीक है। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। शुरुआत में मोमेंटम कितना था सिस्टम का, केवल इस चार्ज की वजह से, दैट इज़ mu, और फाइनली मोमेंटम कितना हो गया सिस्टम का, दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं v स्पीड से, तो 2mv, तो यहाँ पे v आ गया u/2। फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। शुरुआत में सिस्टम की केवल काइनेटिक एनर्जी थी, और किस वजह से थी, क्योंकि ये वाला चार्ज चल रहा था, तो हाफ mu²। फाइनली काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है। तो ये इक्वेट करके x निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है कि इट इज़ द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू मेक अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर कन्फिगरेशन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन विदाउट एक्सेलरेटिंग देम, ठीक है। तो ये ऑलरेडी देख चुके हैं हम कि 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से क्या होगा, तो इसको ऐसे डील करना है कि पहले एक आया तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं था, दूसरा आया तो पहले वाले के इन्फ्लुएंस में था, तो जब पहला आया तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, दूसरा आया तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ KQ1 Q2/x। ऐसे 3 है तो पहले ये आया उसकी लिख ली, फिर ये सेकंड आया उसकी लिख ली, थर्ड आया फिर उसकी लिख ली, तो ऐसे कर दिया एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखने जाएंगे तो कुल मिला के हमें हर दो, जो भी दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं चार्जेस के, उन दो के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, इन दोनों के बीच में, 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 इन दोनों के बीच, हर दो पॉसिबल पेयर बना के हमें लिखना है। तो मैथमेटिक्स से हम कॉम्बिनेशन से ये जानते हैं कि NC2 इज़ जब हमारे पास n वेरिएबल्स हो और उसमें से दो सेलेक्ट करने हो, n ऑप्शन हो उसमें से दो सेलेक्ट करने हो, ये कुछ ऐसे ही हो गया कि टोटल टर्म्स कितनी आनी चाहिए, NC2। तो एक हमारे सामने एक जायंट सा क्वेश्चन आ गया जिसमें 8 पॉइंट चार्जेस हैं एंड दे आर अरेंज्ड ऑन द वर्टाइसेस ऑफ अ क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने निकाला कि कितने टर्म्स आएंगे जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, तो 8C2 दैट इज़ 28। और किस किस टाइप के टर्म्स आएंगे, KQ² का टर्म आएगा, KQ²A√2 का टर्म आएगा, और KQ²A√3 का टर्म आएगा। तो बस लगाना शुरू कर दिए कि पहले को लेके आए तो कुछ नहीं होगा, दूसरे को लेके आए तो इसके साथ बनेगा, तो ये काउंट कर करके हमने फाइनली आंसर निकाल दिया, और फाइनली क्रॉस चेक भी कर लिया कि ये 28 टर्म्स हो रहे हैं कि नहीं, जो कि हो रहे हैं, ठीक है। फिर एक होमवर्क क्वेश्चन था कि 3 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A, तो कैलकुलेट वर्क डन टू डिक्रीज द साइड फ्रॉम A to A/2। तो इसका आंसर जो है वो बता देता हूँ मैं, तुमने सॉल्व किया होगा तो चेक करके अपने आप को मार्क्स देना। पहले का आंसर है 3KQ²/A, ठीक है। और दूसरे का आंसर है द चार्जेस आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हेन देयर सेपरेशन इज A, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन दे लाई ऑन द ट्राइंगल ऑफ साइड 2A। तो इसका आंसर है स्पीड इज KQ²/MA का अंडर रूट, दिस इज द आंसर। तो आई होप ये तुम कर पाए होगे, ठीक है। और क्वेश्चन था कि पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने थे पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। सो आई होप ये तुमने कैलकुलेट ये तुमने सॉल्व किया होगा। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि भाई अभी हमने पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखी, लेकिन व्हाट इफ की पॉइंट चार्ज नहीं बट कुछ कंटिन्यूस चार्ज है, एंड दैट टू स्पेसिफिक कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज शेल यानी कि देर आर इनफाइनाइट पॉइंट चार्जेस देर, सो हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। सो देर आर इनफाइनाइट, तो कंटिन्यूस सिस्टम
ऑफ चार्जेस के लिए हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो द आंसर इज कैलकुलस, इंटीग्रेशन वगैरह करके फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लिखो टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल ठीक है, तो इसको हम सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन और सेल्फ एनर्जी। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है आराम से समझो कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है जिसका रेडियस आर और उस पर चार्ज है क्यू, दैट इज यूनिफॉर्म। तो ये जो चार्ज क्यू है ये तो इनफाइनाइट पॉइंट चार्ज की तरह पूरे उसके सरफेस पे फैला होगा। तो इसके लिए हम कैसे लिखें पोटेंशियल एनर्जी? तो देखो, हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए क्या सूत्र अपनाया था कि एक पॉइंट चार्ज आता है, फिर अगला आता है, फिर अगला आता है, फिर अगला आता है, उन सबका लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्यू कैसे आया होगा? ठीक है, तो लेट्स से एट एनी इंस्टेंट charge on the shell is small q, कि एक किसी इंस्टेंट पर इस पर q चार्ज ऑलरेडी है, आ चुका है वो। अब हम छोटा सा चार्ज और लेके आ रहे हैं इस पे, है ना, dq। तो इस dq को लाने के लिए इस पे जो ऑलरेडी चार्ज है, इस स्फीयर इस शेल पे जो ऑलरेडी चार्ज है वो एक इन्फ्लुएंस करेगा इसको, तो छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing charge dq from infinity to the surface of shell ठीक है, उस वर्क को अपन बोल देते हैं dw। तो वो dw क्या होगा? dw विल बी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होगा इस सरफेस के स्फीयर पर, इस शेल के सरफेस पर? दैट विल बी KQ/R। तो ये छोटा सा वर्क होगा। ठीक है, तो अगर टोटल वर्क निकालना है दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या ऐसे कहें शेल, इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस dw, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो गया हमारे पास KQ/R। एंड लिमिट्स आर फ्रॉम, शुरुआत में चार्ज 0 था और फाइनली चार्ज कैपिटल Q हो गया। तो इसमें K कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो उनको बाहर निकाला और इंटीग्रेट किया Q dQ को। सो दैट विल बी Q²/2। तो ये हो गया हमारे पास KQ²/2R। एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके कैपिटल Q, तो ये हो गया KQ²/2R। So this is the expression for potential energy or self energy of uniformly charged shell. तो potential energy or self energy of a uniformly charged shell is KQ²/2R. This we have to remember. ठीक है, तो ये क्या है U of shell? U of shell is electrostatic potential energy or self energy of a uniformly charged shell, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल नहीं होता तब भी यही होती, क्यों?
क्योंकि हमने जब पढ़ा था कि चाहे ये यूनिफॉर्म हो चाहे नहीं हो, डिस्टेंस तो इसका क्या है, ठीक है, डिस्टेंस तो इसका सेंटर से, नहीं नहीं, गलत बात कही मैंने, फॉरगेट अबाउट इट, यूनिफॉर्म है तभी हो सकती है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म नहीं है तब पोटेंशियल ये नहीं होगा फिर, दिस वी कैन ओनली राइट, दिस इज पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, ये तभी लिख सकते हैं जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चार्ज, ठीक है। सेंटर पे हमेशा के क्यू बाय आर लिख सकते हैं, चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे नहीं हो, लेकिन सरफेस पे तभी लिख पाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड, सो राइट डाउन द क्वेश्चन। तो देखो इसमें स्फेरिकल शेल, a spherical shell, a spherical shell of radius r, of radius small r, of radius small r, with uniform charge, with uniform charge, capital Q, capital Q, is expanded, is expanded, is expanded to a, to a, is expanded to a radius, to a radius 2r, to a radius 2r. So find, so find work performed, work performed by the, by the electric forces, by the electric forces, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से वर्क बनाना है हमें, तो क्या सिचुएशन है, आराम से देखते हैं। तो द सिचुएशन इज कि वी हैव अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर and the charge on it is capital Q, and it is expanded to a spherical shell of radius 2r, and charge remains the same, that is Q. तो हमें बताना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, तो ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव। इनफैक्ट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, किसी भी टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स हो, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो कुल मिला के यू इनिशियल लिख देते हैं इसका और यू फाइनल लिख देते हैं इसका, और निकाल लेते हैं डिफरेंस, दैट विल बी द आंसर। सो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करना है, ठीक है। तो यू इनिशियल क्या होगा, सेल्फ एनर्जी क्या होती है, यही फॉर्मूला देखा भी अपन ने, के क्यू स्क्वायर बाय 2r, तो यही पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 रेडियस, अब रेडियस क्या है 2r है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 2r, सो दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय 4r। अब यहाँ पे कोफिशिएंट 1/2 है और यहाँ पे कोफिशिएंट 1/4 है, तो इनिशियली 1/2 एंड फाइनली 1/4, सो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, सो 1/2 minus 1/4 is 1/4, so k q square upon 4r, this is the answer, ठीक है, ये बात याद रखनी है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। So the next question is, we have two spherical shells that have uniformly distributed charge over them, एक का रेडियस r है, एक का रेडियस 2r है, 2r नहीं r2 बोल देते हैं, चलो अलग अलग रेडियस है r2, ठीक है।
इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है Q1 और दूसरे वाले पर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है Q2। ठीक है, और ये नॉन कंडक्टिंग शेल्स हैं, दीज आर टू नॉन कंडक्टिंग शेल्स। नॉन कंडक्टिंग शेल्स क्यों? क्योंकि इंडक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। अगर कंडक्टिंग हो तो इंडक्शन हो सकता है, तो इंडक्शन नहीं हो रहा है, सो दैट्स वाई Q1 एंड Q2 रिमेन्स यूनिफॉर्म। और इनके सेंटर के बीच की दूरी, इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी है R। सो वी हैव टू फाइंड potential energy of the system, potential energy of the system। ठीक है तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या सिचुएशन है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखना है। अच्छा, अगर ये दोनों पॉइंट चार्जेस होते, बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों पॉइंट चार्जेस होते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सिंपल आंसर लिख देते अपन Q1 Q2 अपॉन R। बट दीज आर नॉट पॉइंट चार्जेस, दीज आर स्फेरिकल शेल चार्जेस। तो एक तो इन दोनों के इंट्रैक्शन की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो तो लिख ही देते हैं Q1 Q2 अपॉन R, है ना। स्फेरिकल शेल है तो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मानते हुए हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ दीज टू चार्जेस। अच्छा, अब इनकी सेल्फ एनर्जी भी आएगी। इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी? Q1 बाय R स्क्वायर, नॉट R स्क्वायर, Q1 स्क्वायर अपॉन R। क्या फॉर्मूला था? 2R, KQ स्क्वायर अपॉन 2R, सो KQ स्क्वायर अपॉन 2R1। और इसकी भी सेल्फ एनर्जी आएगी, दैट इज KQ2 स्क्वायर अपॉन 2R2। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है, दिस इज द आंसर। केवल अगर पॉइंट चार्जेस होते तब तो हम केवल इतना ही लिख के छोड़ देते, केवल यही होता तो केवल ये लिख के छोड़ देते, केवल सेकंड स्फेरिकल शेल होता तो ये लिख के छोड़ देते। लेकिन अब ये तीनों है, इसकी सेल्फ एनर्जी आएगी, अगले की सेल्फ एनर्जी आएगी, और इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यहाँ पर टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, टू कॉन्सेंट्रिक नॉन कंडक्टिंग शेल्स। ठीक है, एक कुछ ऐसी है, दूसरी कुछ ऐसी है, दोनों के सेंटर्स सेम है। पहले की रेडियस है R1 और दूसरे शेल की रेडियस है R2। ठीक है, एंड इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है Q1 और बाहर वाली पर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है Q2। सो फाइंड potential energy, find potential energy of the system, find potential energy of the system। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? तो एक तो इसकी सेल्फ एनर्जी आएगी, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखेंगे, तो इनर स्फेरिकल शेल की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, दैट विल बी KQ1 स्क्वायर अपॉन 2R1। अच्छा, एक आउटर स्फेरिकल शेल की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो KQ2 स्क्वायर अपॉन 2R2। और एक इन दोनों का इंट्रैक्शन आएगा। अब इंट्रैक्शन कैसे निकालें? ठीक है, देखो, अब अगर इसको हमने दोनों को पॉइंट चार्ज मान लिया, दोनों ही सेंटर पे हैं, तब तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का एक दूसरे से दूरी ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो वाला ऊपर कैसे कर लिया था? ऊपर इसलिए कर लिया था क्योंकि दोनों के सेंटर एक दूसरे से बाहर थे। अगर ओवरलैपिंग हो जाए
या अंदर हो जाए तब ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल लिखते हैं, किसकी वजह से, इसकी वजह से, अंदर वाले की वजह से, लेट्स से दिस इज़ 1, अंदर वाले 1 की वजह से सेकेंड पे पोटेंशियल लिख देते हैं, एंड लेट्स कॉल इट पोटेंशियल ऑफ 1, पोटेंशियल ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, बिकॉज ऑफ 1, वो लिख सकते हैं हम, है ना, वो जानते हैं हम फॉर्मूला। तो पोटेंशियल ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, और उसमें सेकेंड का चार्ज मल्टीप्लाई कर देते हैं Q2। तो ये हमारे पास इन दोनों के इंट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सो ये तो है ही है, KQ1 स्क्वायर अपॉन 2R1 प्लस KQ2 स्क्वायर अपॉन 2R2 प्लस Q2 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसकी वजह से, अंदर वाले की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सो दैट विल बी KQ1 डिवाइडेड बाय R2, क्योंकि ये कितनी दूरी पर है, R2 दूरी पर है, ठीक है। तो बस ये आंसर हो गया। अच्छा, कोई अदर वे राउंड ऐसे सोचे कि इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिख दें, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल लिख दें, मतलब इंस्टेड ऑफ दिस आई कुड हैव रिटन पोटेंशियल ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 की वजह से 1 पर पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय Q1। तो क्या ये भी सही होता, तो बिल्कुल ये भी सही होता, ठीक है। क्या होता है ये होता है Q1 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ऑफ ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, सो दैट विल बी KQ2 डिवाइडेड बाय R2, क्योंकि शेल, सेकेंड शेल के अंदर, है ना, अगर इसका रेडियस R2 है तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, और वो होता है KQ/R2, इसलिए KQ/R2, तो इवेंचुअली यही आना था। सो दिस इज द आंसर। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। सो इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, तो लिखो इसमें, इट इज़ द एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी stored in unit volume, in unit volume, in any in any in any electric field, in any electric field, ठीक है। और ये जो एनर्जी डेंसिटी होती है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होती है, और ये किस शेप का सब्सटेंस है या किस शेप का चार्ज है उससे भी इंडिपेंडेंट होती है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखो, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मीडियम लिख लो ना, मीडियम पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि परमिटिविटी वाली टर्म भी आती है इसमें। एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज़ independent, it is independent of the shape and size of the charge, of the charge। और इसका एक्सप्रेशन हम बहुत ही आसान है याद रखने के लिए, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स एप्सिलॉन नॉट इज यूज्ड बिकॉज इफ इट इज इन वैक्यूम, but if it is in some medium it will be half epsilon e square, ठीक है, where epsilon is the permittivity of any medium in medium। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है एनर्जी डेंसिटी का।
तो आई होप यू रिमेंबर इट। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम एनर्जी डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ई डी इज़ नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हमें कहीं पर एनर्जी स्टोर निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी तो पता है हमें, हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के बेसिस पर। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड आउट एनर्जी, फाइंड आउट एनर्जी, फाइंड आउट एनर्जी stored in an imaginary in an imaginary in an imaginary in an imaginary cubical volume cubical volume cubical volume of side A of side A of side A in front of an infinitely an infinitely an infinitely large non-conducting infinitely large non-conducting sheet of uniform charge density of uniform charge density of uniform charge density sigma of uniform charge density sigma। तो क्या सिचुएशन है, यहाँ सिचुएशन है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, जो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये जानते हैं हम। अब क्या बोल रहा है वो कि फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड इन एन इमेजिनरी क्यूबिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्यूबिकल वॉल्यूम जिसका साइड ए है। ठीक है, तो उस क्यूब में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, इतनी ही, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अभी हमने देखा एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वैक्यूम ही है यहाँ पे तो, है ना, तो वैक्यूम ही है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमें ई पता लग गया है जो कि ये है, और इस क्यूब का वॉल्यूम पता लग जाए जो कि हमें पता है वॉल्यूम इज ए क्यूब, तो एनर्जी स्टोर्ड निकल के आ जाएगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन क्यूब इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बस ये आंसर हो गया। तो वैल्यूज़ रख देते हैं आप। सो हाफ इज़ हाफ, एप्सिलॉन नॉट इज़ एप्सिलॉन नॉट, ई इज़ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज़ ए क्यूब। ये हो गया हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट नीचे कट जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा नीचे, और एक 2 और है तो 8 हो जाएगा, तो 8 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर ए क्यूब। दिस इज़ द फाइनल आंसर।
सो इतनी एनर्जी स्टोर होगी उस क्यूब के अंदर, उस इमेजिनरी क्यूब के अंदर, ठीक है। अच्छा, जो हमने स्फेरिकल शेल के लिए एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट की थी, ये वाली चीज़, इसको हम एनर्जी डेंसिटी का यूज़ करते हुए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का हमें क्योंकि फॉर्मूला पता चल चुका है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी इट। तो लिखो सेल्फ एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell, uniformly charged spherical shell using concept of energy density, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, जिसका रेडियस है r, ठीक है। तो इसकी हमें सेल्फ एनर्जी निकालनी है। अच्छा, कितने वॉल्यूम में एनर्जी व्याप्त है, तो ये एनर्जी व्याप्त है इतने वॉल्यूम में, अगर मैं शेड करूं तो इतने वॉल्यूम में एनर्जी व्याप्त है, ठीक है। तो ये शेड को मिटा देते हैं जस्ट दिखाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक रैंडम रेडियस का, मतलब एनर्जी इतने में तो व्याप्त है, बाहर भी व्याप्त है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे समझते हैं कि अंदर पोटेंशियल कितना होता है शेल की वजह से, कांस्टेंट, यहाँ भी वही पोटेंशियल है, 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 यहाँ भी वही पोटेंशियल है। तो अंदर कहीं से भी कहीं चार्ज को घुमाओ तो कोई वर्क डन नहीं होगा, क्यों, पोटेंशियल सेम है हर जगह। इसको इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम की तरह बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो एनर्जी व्याप्त है, जहाँ पे दम लगेगी चार्ज को ट्रैवल करके आने में, वो वाला एरिया इस सरफेस के बाहर ही है, इस स्फीयर के बाहर ही है। तो इसका मतलब एनर्जी इज स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर। इसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है आउटसाइड द स्फीयर। तो एनर्जी इज व्याप्त आउटसाइड द स्फीयर, द स्फेरिकल शेल। तो हम क्या करते हैं कि इसकी सिमेट्री से, लेट्स से आर दूरी पर एक स्फेरिकल शेल कंसीडर करते हैं, स्मॉल आर दूरी पर, ठीक है। ये स्फेरिकल बन पाएगा या नहीं, आई डोंट नो, बन गया चलो, बट इसको कॉन्सेंट्रिक बनाना है, तो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये वाले रेडियस आर है और ये वाले रेडियस स्मॉल आर है,
और इससे डी आर कंसिडर करते हैं अपन। और एक ज़रा सी थिकनेस कंसिडर करते हैं डी आर। ठीक है, एग्जैगरेटेड फॉर्म में ये इतना डी आर बड़ा दिख रहा है, बट वो बहुत छोटा सा होगा। ठीक है, सो इस वॉल्यूम में जो मैं शेड करने जा रहा हूँ, इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है वो लिख सकते हैं अपन। ठीक है, और उस एनर्जी को हम डी यू बोल देते हैं। तो डी यू को कैसे लिखें? डी यू इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जो भी ई होगा इस शेल के, इस पे चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। इसकी वजह से जो भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस शेल, जो हमने शेड किया है अभी जस्ट, इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट। तो उसका वॉल्यूम कैसे लिखें? तो देखो, एक तो वो स्फीयर के शेप का है, तो उसका सरफेस एरिया हो गया 4πr², और उसकी थिकनेस हो गई dr, है ना। तो ये वॉल्यूम हो गया उसका। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक? कैपिटल इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक, यानी आर से लेके कैपिटल आर से लेके इन्फिनिटी तक। तो वैल्यू आ जाएगी टोटल यू। तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई क्या रखें यहाँ पे? ई रखेंगे इस शेल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो दैट इज KQ/r², 4πr² इंटू dr। तो r² से r² कट गया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बाहर ले लो, तो क्या 1/2 एप्सिलॉन नॉट KQ 4π इंटीग्रेशन ऑफ dr। तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ du, दैट इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से शुरू हो रहा है चार्ज कैपिटल आर से, और जा कहाँ रहा है? इन्फिनिटी तक। मतलब रीजन जो है जहाँ पे एनर्जी व्याप्त है वो यहाँ से शुरू हो रही है, और कहाँ तक एनर्जी व्याप्त है? इन्फिनिटी तक। तो लिमिट्स आर फ्रॉम आर से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, ये एक चीज़ स्क्वायर करना भूल गए अपन, इसका ई का स्क्वायर करना। ये जाएगा K²Q²/r⁴। तो r² बचेगा नीचे, तो r² बच जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। हाफ एप्सिलॉन नॉट KQ 4π, यहाँ पे r⁻⁻² है, तो r⁻⁻² dr, ऐसा कुछ है यहाँ पर, r कैपिटल R से लेके इन्फिनिटी। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे सो ये कांस्टेंट तो वही रहेगा, तो एज इट इज़ वही का वही लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1/r और एक माइनस आ जाएगा, और लिमिट्स होंगी कैपिटल R से लेके इन्फिनिटी। तो ये वही का वही लिख देंगे, तो हो गया एप्सिलॉन नॉट KQ 4π/2, माइनस बाहर ले लेंगे, 1/इन्फिनिटी होता है 0, और -1/r, तो ये हो जाएगा -1/R से कट जाएगा। ठीक है, तो बस ये आ जाएगा। K²Q² है ना यहाँ पे, K²Q², तो K²Q²। तो देखना 1/4π एप्सिलॉन नॉट K होता है, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये हुआ अपने पास एप्सिलॉन नॉट 4π, सो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ 1/K, तो 1/K से एक K कट जाएगा, तो यहाँ जस्ट बस हमारे पास बचेगा K, देन Q² /2r, और यही एक्सप्रेशन आया था। ठीक है, तो यही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो हम ऑलरेडी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एज ए जनरल वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी कंजर्वेटिव फील्ड इन्वॉल्व है, ये फिर से देखेंगे। तो लिखो
relation between electric field density, electric field intensity, not density, intensity, electric field intensity and electric potential तो ये डिफरेंशियल रिलेशन है जो हमें याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर, ये बात हमें पता है। इसको किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ट्रू बैटरी है क्या, क्योंकि अब तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी पता है हमें और फोर्स का एक्सप्रेशन भी पता है। तो लेट्स से 2 पॉइंट चार्जेस हैं, जस्ट वी आर वेरीफाइंग दिस, है ना, इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो वेरीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आत्मा को शांति मिलेगी। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं यहाँ पर, गौर से देखना, Q1 और Q2, उनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है x, ठीक है। r बोल देते हैं क्योंकि यहाँ r यूज़ किया है, इट डजेंट मैटर व्हाट इज़ r इज़ नथिंग बट डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर r बोल दिया इसको। तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, फोर्स का एक्सप्रेशन होता है k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। इफ़ दे आर बोथ पॉजिटिव तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, k Q1 Q2 अपॉन r। तो यहाँ पर क्या है, F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे r के टर्म्स में, एक नेगेटिव लगाएंगे आगे तो फोर्स निकल के आना चाहिए। तो यहाँ से हम डी यू बाई डी आर कैलकुलेट करते हैं, तो डी यू बाई डी आर, ठीक है। तो कांस्टेंट है k Q1 Q2, तो k Q1 Q2 तो कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन किसका करना है 1 बाई आर का, यानी d बाई डी आर ऑफ r टू द पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, k Q1 Q2 r टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1 r टू द पावर -2, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ माइनस k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये क्या है, ये डी यू बाई डी आर है, तो माइनस डी यू बाई डी आर क्या होगा, माइनस डी यू बाई डी आर होगा k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ फोर्स। क्या याद रखना है, बॉटम लाइन, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब इस रिलेशन का यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो अगर कोई फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ही, तो उस पर अगर चार्ज रखा है Q, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई। अच्छा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस डी बाई डी आर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी Q इंटू पोटेंशियल। तो यहाँ से Q तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा तो कट जाएगा। सो व्हाट इज E इज माइनस डी वी बाई डी आर, दैट्स इट। तो जो रिलेशन फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में होता है वही रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हमें याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पर आर कैप लगा देना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो डी यू बाई डी आर करने के बाद एक आर कैप लगा देना चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो सॉल्व कैसे करना है, इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके, ये देखो। तो हाउ टू सॉल्व, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास जो पोटेंशियल है वो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड में दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है v इज़ गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x y and z, as a function of x y and z, then what is E in x direction,
इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और माइनस भी आएगा आगे क्योंकि माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है, सो माइनस डी वी बाई डी एक्स। और यहाँ पर क्या लगा देना है, आई कैप, क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन, सो दैट विल बी माइनस डो बाय डो y ऑफ v। इसको क्या बोलते हैं, हम जानते हैं कि इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज differentiation of v with respect to x, treating all other variables as constant, treating y and z as constants, ठीक है। पता है ये बात हमें पहले से, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस देके नहीं होता। जैसे डी वी बाई डी वाई क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, treating x and z as constant. Similarly, what will be Ez? Ez will be minus dou v by dou z k cap. And what is dou v by dou z? Differentiation of v with respect to z, treating x and y as constant, ठीक है। अच्छा, अदर वे राउंड, कि जैसे यहाँ पे v दिया हुआ है तो हमने e निकाल दिया, और फाइनली e को कैसे रिपोर्ट करेंगे, फाइनली ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये जो लिखा हुआ है आई जे कैप लगा के रिपोर्ट कर दी बस, ठीक है। व्हाट इज अदर वे राउंड, कि अगर हमें v दिया हुआ है, मतलब e दिया हुआ है और हमें v निकालना है, तो इफ e इज गिवन, इफ e इज गिवन then v will be minus e dot dr, ठीक है। तो e तो है वो एक्स वाई जेड के कंपोनेंट्स में दिया होगा, तो इसको कैसे लिखना है, माइनस ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डी जेड, ठीक है, और माइनस सब पे लगाना है, तो ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्या कहा गई ये सब बातें। तो राइट डाउन द क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट v is equals to x square plus y, so find इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल तो वेक्टर नहीं है, इसलिए कोई आई कैप जे कैप नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर, है ना, जस्ट एक्स वाई लिखा हुआ है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताना है। तो बेसिक इक्वेशन याद करो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डी वी बाई डी आर आर कैप, बट हेयर एक वेरिएबल नहीं, दो वेरिएबल है, ठीक है, तो हमें दो वेरिएबल्स की तरह लेना पड़ेगा। तो ई एक्स कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, सो व्हाट इज दैट, माइनस डो वी बाय डो एक्स, ठीक है, आई डायरेक्शन में, तो माइनस डो बाय डो एक्स ऑफ वी, वी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो यानी कि इस चीज़ का डिफरेंशिएशन है ना, और आई कैप लगा देना है उसके आगे। और कैसे मान के करना है इस चीज़ का डिफरेंशिएशन, कि भाई x ही वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, तो x वेरिएबल है तो उसका 2x हो जाएगा, y वेरिएबल है तो उसका 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास माइनस 2x आई कैप। तो दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली वी विल बी फाइंडिंग आउट y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस डो वी बाय डो y, और उसके आगे जे कैप चिपकाएंगे, तो माइनस डो बाय डो y ऑफ v क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब यहाँ पर किसको वेरिएबल मानना है, y को, और x को कांस्टेंट मानना है। तो y को वेरिएबल मानेंगे तो 1 आएगा, x स्क्वायर को कांस्टेंट मानेंगे तो 0 हो जाएगा, सो इट इज़ 1, है ना, तो -1 जे कैप। तो ये ई एक्स है माइनस 2x आई कैप, और ई वाई है -1 जे कैप। सो फाइनली व्हाट इज ई वेक्टर, ई वेक्टर इज सम ऑफ दीज टू, यानी कि
माइनस 2x आई कैप माइनस जे कैप, ऐसे सॉल्व कर दिया इसे। तो दिस इज ई वेक्टर। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट इज गिवन दैट v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होता है? माइनस डी वी बाई डी आर कैप। तो यहाँ में फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो देखो यहाँ पे अगर हमें, ये तो 3 डायमेंशनल में होता, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअली 1 डायमेंशन, 3 डायमेंशन इन्वॉल्व है, एक्स वाई और जेड। तो हमें ई एक्स निकालना पड़ेगा, ई वाई निकालना पड़ेगा और ई जेड निकालना पड़ेगा। तो ई एक्स कैलकुलेट करते हैं। सो ई एक्स इज़ वॉट? माइनस डो वी बाई डो एक्स, और उसके आगे हमें आई कैप चिपकाना है। यानी कि इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये मानते हुए कि x वेरिएबल है और x के अलावा जो भी वेरिएबल्स हैं यानी कि y और z वो कांस्टेंट है। सो दिस इज माइनस डो बाई डो एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, इसके आगे चिपकाना है आई कैप। तो देखना इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो, इसमें सेकेंड वाले टर्म में तो वाई स्क्वायर जेड है, एक्स है ही नहीं है, तो पूरा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसमें एक्स स्क्वायर वाई है तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सो इट विल बी 2xy, और माइनस भी है आगे तो माइनस 2xy आई कैप। तो ये आ गया हमारे पास ex। अब आ जाते हैं ey पर। ey इज व्हाट? माइनस डो v बाय डो y जे कैप, यानी माइनस डो बाय डो y एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। अब इसको हमें सॉल्व करना है ये मानते हुए कि y ही वेरिएबल है और y के अलावा जो भी वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट, यानी x कांस्टेंट है और z कांस्टेंट है। पहले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि वेरिएबल है जस्ट, और सेकेंड का होगा 2yz, सो इट विल बी माइनस 2xy प्लस 2yz, दिस इज जे कैप। सिमिलरली ई जेड निकाल लेते हैं। ई जेड विल बी माइनस डो बाय डो जेड ऑफ वी, और उसके आगे के कैप चिपका देना है। तो माइनस डो बाय डो जेड ऑफ वी, वी इज़ व्हाट? एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड के कैप। तो यहाँ पे अब जेड को मानना है वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये वाली चीज़ तो पूरी कांस्टेंट, और इसमें वाई स्क्वायर कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारे पास इसका 0 और इसका माइनस वाई स्क्वायर के कैप। सो द फाइनल आंसर इज ई वेक्टर इज गिवन बाय ई एक्स आई कैप, यानी कि ये वाली चीज़, माइनस 2xy आई कैप, फिर ये वाली चीज़ यानी माइनस 2xy प्लस 2yz जे कैप, माइनस वाई स्क्वायर के कैप। तो ये आंसर हो गया हमारा, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस, समझ में आ रहा होगा ये। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और पोटेंशियल निकालना हो हमें। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप। ठीक है,
So find potential in terms of xy if potential is 5 volt, if potential is 5 volt at origin, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर v निकालना है। सो v इज़ व्हाट, ई एक्स डी एक्स प्लस ई बाई डी वाई, है ना, इसका नेगेटिव ऑफ दिस, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो ई एक्स क्या है, ई एक्स इज 2x, सो 2x डी एक्स प्लस ई वाई क्या है 3y डी वाई, ठीक है। ऑफ कोर्स इसका नेगेटिव। अच्छा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, तो दोनों के कांस्टेंट को कंबाइंडली c लिख देते हैं। तो ये होगा 2x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, सो इट विल बी x स्क्वायर। और ये होगा 3y स्क्वायर बाई 2, तो 3y स्क्वायर बाई 2, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c चिपका देते हैं, और इसका नेगेटिव यहाँ पर। तो हमारे पास v का एक्सप्रेशन क्या बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अच्छा, ये c तो हमने ऐसे ही एज इट इज़ कुछ भी माना है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि v एक्स वाई इज़ 5 वोल्ट एट ऑरिजिन, यानी कि जब x और y 0 है तो वोल्टेज की वैल्यू है 5। तो ये एक्सप्रेशन में हम x और y की जगह अगर 0 रख दें तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, यानी कि माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाय 2 प्लस c मस्ट बी इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो c इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो फाइनली वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को खोल लिया, ये हटाओ बंद ही रहने दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और c कितना आया -5। सो दिस इज द आंसर, एंड वी हैव टू रिपोर्ट इन वोल्ट्स बिकॉज SI यूनिट वोल्ट होती है। So I hope you are getting this. So this is the answer. So इतना ही करते हैं आज, और होमवर्क नोट करते हैं। So homework for today's session is you have to solve questions based on self energy of a uniformly charged shell, more questions on potential energy and relation between potential energy and force, and potential potential and electric field, जो अभी हमने देखा, and questions based on energy density. So these questions you have to solve. नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन।